आज सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 25 का जो चौथा पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का हो गया और ये पेपर एक मॉडरेट था। इसके 4-5 एमसीक्यूएस हैं जो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसके अलावा थ्योरी में भी जो है वो मॉडरेट पेपर था, यानी न इसको ज़्यादा टफ कर सकते हैं और न ज़्यादा इसको इजी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का पेपर जो है मॉडरेट था, न बहुत ज़्यादा टफ और न बहुत ज़्यादा इजी। हालांकि इसको थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा प्लस ही बोल सकते हैं। अब अगला पेपर आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। तो बच्चों जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है इसमें जो आपका क्वेश्चन आएंगे, तो देखो इसमें एक तो प्रोविजंस आप थोड़ा ढंग से पढ़ जाओ। वैसे तो क्या है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रोविजन जो है स्टडी मटेरियल के बाहर के नहीं जाएंगे, फिर भी आप लोगों के थोड़ा प्रोविजन ढंग से पढ़ा हुआ हो तो अच्छा रहेगा। साथ ही कंपटीशन के क्वेश्चनों में आप थोड़ा एक एक दो लाइन में थोड़ा रीजनिंग भी लिखना कि भाई इस रीजन से हम कोई एडजस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे। मान लो बड़ा क्वेश्चन आता है आपका, बड़ा क्वेश्चन में आप लोग जो है कुछ एडजस्टमेंट आते हैं, तो उन एडजस्टमेंट का आप प्लस माइनस करो या कुछ नो एडजस्टमेंट करो तो रीजन लिखते जाओ कि यार इस रीजन के बेस से हम इसको ऐड कर रहे हैं, इस रीजन के बेस से हम इसको लेस कर रहे हैं, या इस रीजन के बेस से हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी एडजस्टमेंट हो तो उसका रीजन आना चाहिए, चाहे वो ऐड हो, चाहे लेस हो, चाहे नो एडलेस हो, यानी फिगर जीरो हो तो भी उसका रीजन तो कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि वो रीजन समझाने के भी आपके मार्क्स होंगे। तो इस तरह से करना है। और लेकिन रीजन को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना, आपको एक एक दो लाइन में थोड़ा रीजन शॉर्ट में समझा देना, तो उससे आप लोगों का पर्पस सोल्व हो जाएगा और पॉजिटिव रहो और साथ में लेटेस्ट अमेंडमेंट जरूर देके जाना। तो ये पेपर भी आप लोगों का अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस मेंटेन करना और बुक से पढ़ाई करना। और अब जो है आप लोग जो इसका एमसीक्यू सॉल्यूशन है आज के पेपर का सीए का, ये आप देखो। गुड इवनिंग बच्चों जी, कैसे हो? बढ़िया। तो आपका आज कॉर्पोरेट अकाउंट और ऑडिट का पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप अच्छा गया होगा पेपर आपका। तो आज अपन इसके जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसका अपन लोग आंसर की आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, एक बार मैच कर लेंगे अपन, ठीक है? देखिए ये आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसके अपार्ट जो ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आया था ये काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा ऐसा थी हर्डल थी नहीं इसमें। देखिए इसमें आपके सबसे पहला क्वेश्चन जो उठाया गया है इसने वो कंपनीज अकाउंट से उठाया गया है, जो इशू वाला चैप्टर था उसमें से। तो इसमें ये कह रहा है कि भी अंडरराइटिंग की जो रेट है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती शेयर्स के केस में। तो बेटा डिबेंचर और शेयर के केस में अपन ने अलग अलग बताई थी कि डिबेंचर के केस में अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है वो कितना दे सकते हैं अपन 2.5% मतलब 2.5%, और उसमें कितना दे सकते हैं अपन शेयर के केस में 5%। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 5% इसका आंसर आएगा। फिर कह रहा है व्हेन शेयर इश्यूड एट अ प्राइस इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड एज, मतलब अगर इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू अगर इक्वल हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एट पार। फिर उसके बाद है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ट्रेड रिसीवेबल ऑन डेफर्ड क्रेडिट। बेटा ट्रेड रिसीवेबल ऑन डेफर्ड क्रेडिट, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके ट्रेड रिसीवेबल है अगर उसको आपने डेफर्ड क्रेडिट कर दिया, तो डेफर्ड क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है? आपने अपनी ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 12 मंथ विच एवर इज हायर से अगर ज्यादा पर आपने उसको कर दिया, क्रेडिट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो बेटा नॉन करंट असेट्स कहलाएगा, ना कि करंट असेट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स में इसको शो किया जाएगा। इसके अलावा फिर आपका बेटा फोर्थ क्वेश्चन था द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी इन द फॉर्म प्रोवाइडेड इन, मतलब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं बेटा? शेड्यूल 3 के में, ठीक है? तो ओल्ड शेड्यूल 6 था, अब क्या है? शेड्यूल 3 में बनाते हैं अपन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बॉन्ड रिसीव्ड बाय एन एंटिटी इंडियन कंपनी बिलोंगिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड बी शोन अंडर द इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा सीएफएस जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा अपन, तो अपन इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव्ड वो भी किस पर? फॉरेन बॉन्ड पर रिसीव्ड हो, चाहे हमारे लिए बॉन्ड फॉरेन हो चाहे फिर अपने लोकल हो, बिल्कुल चाहे किसी पर इंटरेस्ट आया हो बेटा वो हमारे लिए कौन सी है? जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो ये किस में आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट शोन इन सब्सिडरी रजिस्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। बेटा बैंकिंग कंपनी के अपने रजिस्टर अपन ने डिस्कस किए थे, रजिस्टर सब्सिडरी बुक्स, जिसमें आपको बताया था लेटर्स ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट होते हैं, पासबुक रजिस्टर होता है, ठीक है, और आपके कमिटमेंट होते हैं, प्रोविजंस के होते हैं, डिस्काउंट रजिस्टर, तो बहुत सारे रजिस्टर थे ना। तो उसमें कहीं भी अपने ने क्या पढ़ा था, लेटर्स ऑफ इंडेमनिटी नहीं पढ़ा था ना, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या बेटा, लेटर्स ऑफ इंडेमनिटी, सी आंसर आएगा इसका। फिर एज पर इंड एएस 10 which of the following is not an adjusting event, not an adjusting event मतलब जो एडजस्ट नहीं होता है आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो बैंक्रप्टी ऑफ अ कस्टमर बेटा हम एडजस्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स अगर हमको गलती पता चल जाए खाते बनाने के बाद, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या बताया थी, रिपोर्टिंग पीरियड क्या बताया था कि 31 मार्च के बाद, और आपका हाँ बोर्ड की अप्रूवल में, जब बोर्ड बैठता है, एजीएम बैठती है, तो उससे पहले अगर आपको कोई चीजें पता चल जाती है तो उसके बारे में बताना। तो अगर उसमें बैंक ऑफ कस्टमर की बैंक्रप्टी पता चल गया कि भाई दिवालिया हो गया, तो उसको हम बताते हैं, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर ये भी हम बताते हैं, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स ये भी हम बता देते हैं। लेकिन अनाउंसिंग ऑफ कमेंसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर रिस्ट्रक्चरिंग, अगर आप कोई मेजर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, तो ये आपकी क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका आंसर आएगा बेटा डी। तो 7th का आंसर क्या आएगा, डी। उसके बाद इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइज टू एएस, जो इंडेस आपका 1 है वो किसके बारे में है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंट करने के। तो उसमें आपको लिख रखा था कि इंडेस में ये भी लिख रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज ज्वाइंट वेंचर के साथ कैसा बना जाए, एसोसिएट के साथ कैसा बनाया जाए, तो वो आपको अकॉर्डेंस विद इंडेस 27 और इंडेस 110 की बात भी वो करता है। तो दोनों करता है, तो इसमें लिखा ए ये भी करता है, इंडेस 1 इस बात को भी क्या डील करता है, तो इसका मतलब सी मतलब ए और बी दोनों को करता है। तो जब ये कह रहा है कि इन तीनों को करता है तो बोथ ए एंड बी, और कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी बात सही है, तो ये ऑल ऑफ द अबव 8th का आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद इंडियाज 37 डील विद इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, प्रोविजन कंटीजेंसी लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। बेटा इंडियाज 37 किससे डील करता है, आपके प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट्स से डील करता है। उसके बाद बेटा 10th ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द वर्क डन बाय द, बेटा एक बात बताओ, ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट जो वर्क करता है वो कौन करता है बेटा, ऑडिटर करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10th का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। तो ऑडिट सैंपलिंग के चक्कर क्या क्या होता है ऑडिट सैंपलिंग में, रिड्यूस द वर्क ऑफ ऑडिटर, सेव टाइम और कॉस्ट, गिव्स डिपेंडेबल रिजल्ट इन द बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड। तो ये बेटा सारे ही किस चीज के हैं, ऑडिट सैंपलिंग में सारी चीजें आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अंडर द सेक्शन 140 सेक्शन 140 और सब सेक्शन 5 में कंपनी एक्ट का है, वो किसका है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर का। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर कितने से, बोर्ड के द्वारा भी, शेयर होल्डर के द्वारा भी होता है, फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा भी होता है। तो बेटा सेक्शन 145 जो डील करती है वो किसको करती है, ट्रिब्यूनल अगर हटा सकता है किसको, ऑडिटर को। तो कहने का मतलब इसका आंसर आ जाएगा बेटा 12th का सी। उसके बाद ऑडिट सर्टिफिकेट कंटेन, तो ऑडिट सर्टिफिकेट में कंटेन क्या रखता है, डिटेल्स ऑफ फैक्ट, डिटेल्स ऑफ फ्रॉड, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ सजेशन। तो इसमें बेटा किसका आंसर, फैक्ट्स बताते हैं अपन, ठीक है, ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या बताते हैं, फैक्ट्स। तो इसमें आएगा ए आंसर 13 का ए, डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉयर ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, नोटिफाइड एरिया काउंसिल आ जाएगा, ग्राम पंचायत तो आएगा नहीं, पंचायत समिति भी नहीं आएगा, जिला परिषद भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नोटिफाइड एरिया काउंसिल। वैसे ही पता चल जाएगा ना भाई, गवर्नेंस ऑफ इंडिया काउंसिल की बात करेगी पूरी, ठीक है। अंडर द सेक्शन 34 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 as registered society may be contribute an amount not exceeding dash of the net profits remaining after the compulsory transfer to the reserve funds for any charitable purpose। तो बेटा हमेशा अपन लोग नॉर्मल करते हैं कि दशांश, ठीक है, तो 10% क्या आ जाएगा इसका 10%, तो इसका आंसर आएगा ए बेटा, ठीक है। तो ये आपके आंसर रहे किसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। और बाकी का जो पेपर था आपका, ये जो आपके डिस्कशन देखो, इसमें देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल एसोसिएशन में ये आपका रिजर्व फंड दे दिया, तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन था बाईबैक का, तो बाईबैक की एंट्रीज पूछी थी।
उसके बाद इसने बी जो वाला पार्ट था वो आपको जनरल, इसमें भी रिकॉर्डिंग किसकी पूछी है, रिडम्पशन की पूछ ली। तो ऊपर वाले में बाईबैक का क्वेश्चन पूछ लिया, नीचे वाले में रिडम्पशन का पूछ ली, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो दोनों ही इजी थे क्वेश्चन। उसके बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो भाई, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आपका है ये बैंक वाला था। बैंक वाले में आपको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड जो आपका था, स्टैंडर्ड असेट्स और नॉन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसको क्लासिफाई करना था। परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में मोर देन वो वाला था ना बैंक वाला, वो वाला क्वेश्चन। पावर सप्लाई का दे दिया है किसने क्वेश्चन, मतलब ठीक है। ये इतने थे क्वेश्चन थे और ज्यादा तो इसमें हार्ड तत्व था ही नहीं। इसके बाद देखो राइट इशू का जो फेयर वैल्यू पता करना था, अपन ने करा था ये वाला क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है ये बिल्कुल। और उसके बाद आपका एडीएफटी रिसीव इन्वेंट्री ऑन फॉलोइंग, तो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ये आपका इंडेस किसका आ गया, 2 का आ गया। उसके बाद ये आपके ऑडिट के क्वेश्चन आ गए। तो पेपर तो बहुत इजी सा था, लेकिन आपने तैयारी तो अच्छी करी होगी तो पेपर भी अच्छा दे के आए होंगे। आई होप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के, नेक्स्ट पेपर के लिए आपका, ठीक है, नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आप अच्छा जो है पेपर अच्छा से पढ़ के देना, और आपको जो भी गाइडेंस मिलती रहे वीएसआई के डैशबोर्ड से जो भी है वो आप लेते रहिए, ठीक है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं सारी चीज़ें। और इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, श्री राधे।